Hello students, welcome to my channel. We are reading chapter 10 of history. The name of the chapter is New Empires and Kingdoms. आज हम हिस्ट्री का 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य. सो प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस. प्रशस्तीज हमें क्या बताती हैं. We all know about Samudragupta, a famous ruler of a dynasty known as the Guptas, from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. हम समुद्रगुप्त के बारे में सभी जानते हैं जो कि एक बहुत फेमस रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के और जिनके इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं अशोका पिलर पर जो कि हैदराबाद में है. It was composed as a kavya by Harishen, a poet and a minister at the court of Samudragupta. और उनके बारे में जो ये इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी, समुद्रगुप्त के बारे में जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी वो एक हरिशेन जो कि उनके कोर्ट में एक पोइट थे और मिनिस्टर भी थे, उन्होंने एज अ काव्य के रूप में समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शंस लिखी थी. The inscription is of a special kind known as a prashasti, a Sanskrit word meaning in praise of. अब उनकी जो समुद्रगुप्त की जो इंस्क्रिप्शंस थी उनको एक स्पेशल टाइप से लिखा गया था जिसको कहा जाता था प्रशस्ति. और प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना. प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा. तो जो समुद्रगुप्त के बारे में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे वो एज अ प्रशस्ति लिखे गए थे, मीन्स उनके प्रेज में वो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे. समुद्रगुप्तास प्रशस्ति. अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या है. इन समुद्रगुप्तास प्रशस्ति द पोइट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स सच एज वॉरियर्स, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोइट्स. He is also described as equal to the gods. अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या है. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में कवि ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है किसे. इन ग्लोइंग टर्म्स में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है जिसमें कि ऐड है अ वॉरियर, एक योद्धा, एज अ किंग, एक राजा जिसने कि बहुत सारे युद्ध जीते, हु वॉज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ पोइट्स, जो कि बहुत विद्वान थे और बहुत अच्छे कवि भी थे. ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स. और यहाँ तक कि समुद्रगुप्त को भगवान के बराबर भी बताया गया था. द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस. और जो ये प्रशस्ति हैं जिसमें कि प्रशंसा की जाती है उसमें बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता था. Harisena described 4 different kinds of rulers and told us about Samudragupta's policies towards them. अब हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट के पोइट भी थे और वहाँ के मिनिस्टर मीन्स मंत्री भी थे, तो उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं 4 प्रकार के रूलर्स को और उनके प्रति समुद्रगुप्त की पॉलिसीज़ को भी बताया गया है. तो 4 तरह के रूलर्स डिस्क्राइब किए हैं हरिसेन ने और समुद्रगुप्त के प्रति उनकी कुछ पॉलिसीज भी थी, उनको भी बताया गया. तो द रूलर्स ऑफ आर्यव्रता वेयर 9 रूलर्स वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्तास एम्पायर. अब जो सबसे पहले बताए गए हैं वो आर्यव्रत के रूलर्स के बारे में बताया गया है जिनके कि 9 रूलर्स थे और वो क्या थे, वो हार गए थे, उनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था. और जो इन आर्यव्रत के रूलर्स थे उनके राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था. सेकंड था द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ वेयर 12 रूलर्स सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड लेटर ही अलाउड देम टू रूल अगेन. और जो नेक्स्ट रूलर्स थे वो दक्षिणापथ के रूलर्स थे. इसमें 12 शासक थे, 12 शासक थे जिन्होंने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया था. समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर हो गए थे वो
और उसके बाद समुद्रगुप्त ने उनको दोबारा से शासन करने के लिए अलाउ कर दिया था। The inner circle of neighboring states, including Assam, coastal Bengal, Nepal, and a number of Ganas, Sanghas in the northwest. They brought tribute, followed his orders, and attended his court. अब नेक्स्ट क्या थे, इनर सर्कल के जो नेबरिंग स्टेट्स थे, जो अंदर के पार्ट के जो नेबरिंग स्टेट्स थे, जिसमें कि इंक्लूड थे असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और जन और संघ। नॉर्थ वेस्ट में जन और संघ, असम, कोस्टल बंगाल और नेपाल, ये स्टेट्स इंक्लूड थे। वो क्या करते थे, वो समुद्रगुप्त के लिए ट्रिब्यूट्स लेकर आते थे और समुद्रगुप्त के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे और उनके कोर्ट में अटेंड भी होते थे, मीन्स उनके कोर्ट में भी आते थे। ट्रिब्यूट्स लाते थे समुद्रगुप्त के लिए, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे और उनके कोर्ट में भी आते थे। The rulers of the outlying areas, perhaps the descendant of the Kushanas and Shakas, and the ruler of Sri Lanka submitted to him and offered daughters in marriage. अब जो फोर्थ टाइप के जो रूलर्स थे वो आउटलाइंग एरियाज के थे, जो बाहर के एरियाज के जो रूलर्स थे, जिसमें कि कुशांस और शक आते हैं। तो उसमें क्या था, उसमें जो रूलर्स थे श्रीलंका के रूलर्स, उन्होंने भी समर्पण कर दिया था, वो भी हार चुके थे और वो जो अपनी डॉटर्स थी, अपनी डॉटर्स की मैरिज उन्होंने समुद्रगुप्त के साथ करवा दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनेलॉजिस। अब जिनेलॉजिस क्या होता है, ये होती है वंशावली, तो इसके बारे में हम देखते हैं। समुद्रगुप्तास प्रशस्ति मेंशन द एंसेस्ट्रल नेम्स सच एज समुद्रगुप्तास ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में उनके पूर्वजों के बारे में भी मेंशन किया गया है। जो समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हैं, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रेज की गई है, उसमें उनके पूर्वजों के नाम भी मेंशन किए गए हैं और उन नामों में है ग्रेट ग्रैंडफादर समुद्रगुप्त के परदादा, उनके दादा, फादर और मदर, तो इनको भी मेंशन किया गया है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में। His mother Kumara Devi belonged to the Lichavi-gan, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty who adopted the grand title of Maharaja Dhiraja, a title that Samudragupta also used. अब जो उनकी मदर थी कुमारा देवी, वो लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी और समुद्रगुप्त के जो फादर थे चंद्रगुप्त, वो गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे, सबसे पहले राजा थे और उनको एक ग्रैंड टाइटल भी दिया हुआ था महाराजा धीराज का, और इस टाइटल को समुद्रगुप्त ने भी यूज किया। समुद्रगुप्ता फिगर्स इन द genealogies of later rulers of the dynasty such as his son Chandragupta II. He led an expedition to western India where he overcame the last of the Shakas. अब समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त टू की जिनोलॉजी से भी पता चलता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेडिशन भेजा, उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन वेस्टर्न इंडिया में भेजा, जहाँ पर उन्होंने शक को जीत लिया। शख्स जो थे उनको हरा दिया या शख्स को उन्होंने जीत लिया अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ। और ऐसा भी माना जाता है कि उनके जो कोर्ट थे, हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्न पीपल इंक्लूडिंग कालिदासा द पोइट एंड आर्यभट्टा द एस्ट्रोनॉमर। और ऐसा भी माना जाता है कि उनका जो दरबार था, समुद्रगुप्त का जो दरबार था, वो विद्वानों से भरा हुआ था। और उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे, उनमें कालिदास जो कि एक पोइट थे और आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर थे। नेक्स्ट आते हैं हर्षवर्धना एंड द हर्षचरिता। हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 years ago and his biography was written by his court poet बाणभट्ट इन संस्कृत। अब हर्षवर्धन जिसने कि लगभग 1400 साल पहले रूल किया और उनकी बायोग्राफी लिखी गई किसके द्वारा,
बाय हिज कोर्ट पोइट, उनके दरबार के कवि थे बान भट्ट, और उन्होंने संस्कृत में हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी थी. He was not the eldest son of his father but became king of Thanesar after both his father and elder brother died. अब जो हर्षवर्धन थे वो अपने फादर के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन वो राजा बने, थानेसर के राजा बने. कब? जब उनके फादर की और उनके एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद हर्षवर्धन थानेसर के राजा बने. His brother-in-law ruled Kannauj, who was killed by the ruler of Bengal. अब उनके ब्रदर इन लॉ थे जो कि कन्नौज के राजा थे, तो उनको बंगाल के राजा ने मार दिया था. हर्ष took over the kingdom of Kannauj and then led an army against the ruler of Bengal. तो जब उनके हर्ष के ब्रदर इन लॉ जब मर गए थे, तब हर्ष ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया था. उनके राज्य की भागदौड़ अब हर्ष ने अपने हाथों में ले ली थी, और हर्ष ने आर्मी भेजी थी बंगाल में, बंगाल के अगेंस्ट, मतलब बंगाल से युद्ध करने के लिए हर्ष ने आर्मी भेजी. हर्ष वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कॉन्कर्ड बोथ मगधा एंड बंगाल. अब हर्ष को ईस्ट में, पूर्व में बहुत सक्सेस मिली, और उन्होंने मगध और बंगाल को जीत लिया. He tried to cross the Narmada to march into the Deccan but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, Pulkeshin II. अब हर्ष ने नर्मदा नदी से डेक्कन में आने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उनको रोक दिया गया. और किसने रोका? एक रूलर थे जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और उनका नाम था पुलकेशिन टू. तो हर्ष को पुलकेशिन टू, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने हर्ष को नर्मदा नदी के रास्ते डेक्कन में आने से रोक दिया था. नेक्स्ट हम बात करते हैं द पल्लव्स, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति. अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन की प्रशस्ति क्या कहती है? During this period, the Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India. अब इस पीरियड के दौरान पल्लव और चालुक्य ये बहुत important ruling dynasty थी साउथ इंडिया में. The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was centered about the Raichur Doab between the rivers Krishna and Tungbhadra. अब जो पल्लव्स का जो किंगडम था वो कहाँ तक फैला हुआ था? अराउंड देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल थी कांचीपुरम. जो पल्लव की कैपिटल थी कांचीपुरम, तो यहाँ से कावेरी डेल्टा तक पल्लव का किंगडम फैला हुआ था. जबकि चालुक्य का जो किंगडम था वो सेंट्रल अराउंड द रायचूर डॉब बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा. और चाणक्य का जो किंगडम था वो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में फैला हुआ था. एहोल, द कैपिटल ऑफ चालुक्यास, चालुक्य की कैपिटल थी एहोल, वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, व्यापार होता था. इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स. और उसके बाद वो एक रिलीजियस सेंटर में डेवलप हो गया, वो धार्मिक स्थल बन गया, और वहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे. पुलकेशिन टू वॉज द बेस्ट नोन चालुक्याज रूलर. और चालुक्य रूलर्स पुलकेशिन टू जो थे वो चालुक्य के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे. His Prashasti was composed by his court poet Ravi Kirti, which talks about the ancestors who was traced back through 4 generations from father to son. अब पुलकेशिन टू की प्रशस्ति कंपोज की गई थी बाय हिज कोर्ट पोइट, उनके दरबार का
दरबार का कवि था रवि कीर्ति, जिसने उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी बात की। एंसेस्टर्स मीन्स पुलकेशिन टू के पूर्वजों के बारे में भी बात की थी। और हु वाज ट्रेस्ड बैक थ्रू द जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, और उन्होंने मतलब उनके जो फादर और सन से लेकर की जो जनरेशन थी उसके बारे में भी बताया। तो पुलकेशिन टू की प्रशस्ति उनके कोर्ट के रवि कीर्ति ने करी थी। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, According to Ravi Kirti, he led expedition along both the west and east coast. अब रवि कीर्ति के अकॉर्डिंगली पुलकेशिन ने अपनी जो एक्सपीडिशन थी वो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पर भेजी। बिसाइड्स ही चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्षा, इसके साथ साथ उन्होंने हर्ष को भी देखा, हर्ष के साथ भी युद्ध किया उन्होंने। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम हर्ष मीन्स हैप्पीनेस। अब उनकी रवि कीर्ति की एक पोएम में बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया गया है जो कि हर्ष, हर्ष का मतलब है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स खुशी, हर्ष का मतलब खुशी है। द पोइट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्ष, और जब हर्ष हार गया युद्ध में तो कवि ने क्या कहा कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, कि हर्ष अब दुखी हो गया, हारने के बाद हर्ष अब दुखी हो गया, वो अब हर्ष नहीं रहा। नेक्स्ट, हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड, अब ये जो राज्य थे वो कैसे एडमिनिस्ट्रेटेड थे, कैसे काम करते थे। लैंड रिवेन्यू रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट एंड द विलेज रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो पहले के राजा थे वो ज़मीन, उनके पास ज़मीन से पैसा आता था, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रहा था इन रूलर्स के लिए वो क्या था, लैंड रिवेन्यू था, कि लैंड से जो पैसा आता था वो इन राजाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। और जो विलेज की बेसिक यूनिट थी वो इस पर राज करने लगी थी। बट न्यू डेवलपमेंट्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस, लेकिन जो नई नई डेवलपमेंट्स थी वो भी इंट्रोड्यूस होने लगी और नए विकास होने लग गए थे। किंग adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially or because of their political and military strength। अब क्या हुआ था, राजाओं ने बहुत ऐसे कदम उठाए जिससे उनको लोगों का सपोर्ट मिल सके, जो ताकतवर थे। अब ताकतवर वो किस हिसाब से थे, चाहे वो इकोनॉमिकली ताकतवर हो कि उनके पास पैसा हो, या सोशली वो पावरफुल हो, या पॉलिटिकली या मिलिट्री के थ्रू। तो अगर लोग इससे इसके थ्रू पावरफुल हैं तो राजा को उन लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता था। अब फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए देखो, सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेरिडिटली, जो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी वो हेरिडिटली थी। हेरिडिटली का मतलब क्या होता है कि अगर एक पोस्ट पे फादर काम कर रहा है तो फादर के बाद उसका बेटा काम करेगा, बेटे के बाद फिर उसका बेटा काम करेगा। तो कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी वो हेरिडिटली होती थी। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, कई बार एक व्यक्ति को बहुत सारे काम दे दिए जाते थे करने के लिए। बिसाइड्स इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके साथ साथ क्या होता था, जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे, जो अच्छा काम करते थे, उन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ता था। तो इस तरह से कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे, किंगडम एडमिनिस्ट्रेटिव, वो कई तरह से काम करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरह की आर्मी कैसे बनाई गई। किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट्स, चैरियट्स, कावलरी एंड फुट सोल्जर्स। अब राजा जो थे वो बहुत अच्छी आर्मीज को बनाते थे, मेंटेन करते थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज होती थी किंग्स के पास, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, चैरियट्स रथ हो गए, कावलरी मतलब घुड़सवार हो गए, या फुट सोल्जर्स पैदल सैनिक हो गए। मिलिट्री लीडर्स प्रोवाइडेड किंग्स विद ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड दैम बट दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। अब जो मिलिट्री के जो लीडर होते थे वो राजा के लिए अपनी सेना को तैयार रखते थे जब भी उन्हें कभी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन जो राजा होते थे वो इन सैनिकों को पैसे नहीं देते थे, पे नहीं करते थे, उनको सैलरी नहीं देते थे।
Instead of salary, some of them received grants of land. सैलरी की बजाय जो अच्छे होते थे, जिसने किसी सैनिक ने अच्छा काम कर लिया तो उसको लैंड दे देते थे, कुछ पार्ट लैंड दे देते थे. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. अब जो इस लैंड से जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था उससे क्या करते थे, उससे जो सोल्जर्स होते थे, हॉर्सेस, इनको मेंटेन किया जाता था. फिर युद्ध के लिए सोल्जर्स और हॉर्सेस को मेंटेन करते थे, और युद्ध के लिए जो वेपन्स, जो हथियार, इक्विपमेंट्स जो प्रोवाइड होते थे उसको भी वो लेते थे. दीज मैन वर नोन एज सामंतास, और इन लोगों को क्या कहा जाता था, सामंत कहा जाता था. नेक्स्ट, असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स. सदर्न किंगडम्स में असेंबलीज कैसे होती थी. द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लव्स मेंशन्ड अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज विच इंक्लूडेड द सभा एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स. अब जो पल्लव्स की जो इंस्क्रिप्शन थी उसमें बहुत सारी असेंबलीज, लोकल असेंबलीज को मेंशन किया गया था, जिसमें कि इंक्लूड थी सभा एज असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, जिसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स जो होते थे, जिनके पास लैंड होती थी ब्राह्मण्स के पास, उनकी एक असेंबली होती थी जिसको सभा कहा जाता था. दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटीज, और ये जो असेंबलीज होती थी वो सब उनकी सब कमेटीज होती थी, उसके थ्रू ये असेंबलीज काम करती थी. विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एसेट्रा. और ये जो सब कमेटीज बनाई जाती थी वो क्या क्या काम करती थी, इरिगेशन को देखती थी, और एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जो भी कोई कृषि के काम हैं उनको देखती थी, रोड्स बनवाती थी, या लोकल टेम्पल की देखरेख करती थी. There was a village assembly found in areas where the landowners were not Brahmins. अब एक विलेज असेंबली ऐसी भी पाई गई है एरिया में जिसमें कि जो ब्राह्मण के पास, जिसमें लैंड नहीं होती थी. ऊपर तो हमने बात की कि एक ऐसी असेंबली थी कि जिनके पास, जिन ब्राह्मण्स के पास लैंड होता था तो वो असेंबलीज करते थे, जिनको सभा बोला जाता था. एक गांव में असेंबली ऐसी भी थी कि जिसमें ब्राह्मण के पास लैंड नहीं होती थी. एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, और जो व्यापारियों की जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जो संगठन होता था, वो क्या होता था, नगरम होता था. नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम. राज्य में साधारण लोग कैसे थे. ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम. कालिदास वॉज नोन फॉर हिज प्ले टिपिसिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट. अब कालिदास जो थे, कालिदास फेमस थे क्यों, क्योंकि उनके जितने भी नाटक थे उसमें कवि के दरबार के अंदर कि जितने भी लोग कैसे, अंदर की लाइफ कैसी थी, उनकी दरबार में जो लोग रहते थे, किंग रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उसके बारे में बताया जाता है. An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmin use Prakrit. अब जो एक इंटरेस्टिंग फीचर जो है इन प्लेस का, ये जो नाटक होते थे, इसका इंटरेस्टिंग फीचर क्या है कि जो किंग होते थे, किंग और जो ब्राह्मण होते थे, वो तो संस्कृत बोलते थे, जबकि वुमेन और मैन, आदमी, औरत और आदमी, या जो दूसरे और राजा होते थे या ब्राह्मण होते थे, वो प्राकृत यूज करते थे. हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजाना शकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड अ यंग वुमेन नेम शकुंतला. अब उनकी, कालिदास का एक फेमस प्ले है जिसका नाम है अभिजान शकुंतलम, जिसमें की स्टोरी है किसकी, दुष्यंत और शकुंतला, उनके उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है, लव स्टोरी को बताया गया है. तो एक फेमस प्ले है कि आपने सुना भी होगा, दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी को उसके कालिदास के एक अभिज्ञान शकुंतलम में दिखाया गया है. सो हियर वी हैव completed our chapter. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you students. Bye bye.